हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री करणी क्लासेज। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड कंप्लीट किया। इस वीडियो में हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। स्टूडेंट्स, आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे उन वीडियोस में हम हमारी बुक के अकॉर्डिंग चले हैं। मतलब पहले जो एक्सरसाइज से पहले जितनी भी थ्योरीज दी गई है पहले हम वो कवर करते हैं, उसके बाद उस पर बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं। तो इस वीडियो में भी स्टूडेंट्स हम ऐसे ही करेंगे। मतलब एक्सरसाइज 3.1 से जो पहले जितने भी थ्योरी दी गई है हम उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 से पहले हमें जो भी थ्योरी दी गई है उनमें हमारे कुछ ये पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सरल वक्र क्या है, बंद वक्र क्या है, रेखाखंड, बहुभुज, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, ये सभी हम समबाहुभुज और ये विषम बहुभुज क्या होता है ये सभी हम समझेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 पे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए समझते हैं हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को। सरल वक्र। सरल वक्र क्या होता है? ऐसा वक्र जो स्वयं को कभी ना काटे। मतलब गणित में बिना हाथ उठाए कोई ऐसी आकृति जो खुद को ना काटे। जैसे आपको समझने के लिए जैसे बताया जाए, जैसे इस तरीके की आकृति, ये एक आकृति हो गई, ये एक सरल वक्र हो गया। या फिर इस तरीके से ये सरल वक्र हो गया। ये सीधी लाइन भी एक सरल वक्र में आ सकता है। आधा वृत्त ये भी सरल वक्र में आएगा, और एक पूरा वृत्त इसको भी हम सरल वक्र कह सकते हैं। ये सरल वक्र के एग्जाम्पल है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ऐसा वक्र जो स्वयं को ना काटे। या फिर एक सेकेंड, ऐसा वक्र जो स्वयं को ना काटे क्या कहलाता है? सरल वक्र। स्वयं को ना काटे मतलब ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे इस तरीके से ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए, इस तरीके से इसको हम सरल वक्र कहेंगे। अब आता है बंद वक्र। बंद वक्र सरल वक्र का ही एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मीन सॉरी टाइप, इसी का ही टाइप है। जैसे बंद वक्र, इनमें सरल वक्र में जैसे हमने ये वृत्त देखा, एक बिंदु से स्टार्ट होकर उसी बिंदु पर वापस आ जाते हैं, उसी को हम बंद वक्र कहेंगे। तो ये बंद वक्र होगा ऐसा वक्र जो एक बिंदु से, जिसका अंतिम बिंदु ना हो। ऐसा वक्र जिसका कोई अंतिम बिंदु ना हो। मतलब जहां से स्टार्ट होता है वो वहीं पे आ जाता है। ये हमारे बंद वक्र का उदाहरण हो गया। अब अगला पॉइंट आता है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड वैसे तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि किसी भी रेखा का कोई छोटा सा पार्ट, जैसे हमारे पास में ये रेखा है जो इधर भी है और इधर भी है, अनंत लंबाई है इसकी। इसी का कोई छोटा सा हमने कोई पार्ट ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया ए से बी तक। तो ये ए बी क्या हो गया? हमारा एक रेखाखंड हो गया। तो रेखाखंड के बारे में तो आप सबको पता होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेखा का एक भाग या खंड। रेखा का एक भाग या फिर खंड क्या कहलाता है? रेखाखंड। अब आता है हमारा बहुभुज। मतलब रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। मतलब उसमें 3 कंडीशन होनी चाहिए। रेखाखंड भी होने चाहिए उसमें, और रेखाखंडों से वो बना होना चाहिए, सरल वक्र भी होना चाहिए और वो बंद भी होना चाहिए। तो सरल बंद वक्र जो रेखाखंडों से बना हो बहुभुज कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र
मतलब वो बंद वक्र भी होना चाहिए और सरल भी होना चाहिए। रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। मीन्स ये जो त्रिभुज ये हमारे बहुभुज के अंदर आएगा, क्योंकि इसमें रेखाखंड भी है, बंद वक्र भी है, एक बिंदु से स्टार्ट हो रहा है उसी पे जाके खत्म हो रहा है, और एक ये सरल वक्र भी है, मतलब ये किसी को काट भी नहीं रहा है, अपने आप को काट भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये एक बहुभुज हो जाएगा। ये आयत, ये एक बहुभुज है, ये पंचभुज, ये भी एक बहुभुज है। तो रेखाखंडों से मतलब ये तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। रेखाखंडों से बना होना चाहिए, तो रेखाखंड देखो ये इसमें रेखाखंड, सरल भी होना चाहिए, सरल है ये किसी अपने आप को नहीं काट रहा है, और बंद वक्र बंद भी होना चाहिए, बंद है एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहा है वापस उसी पे आ रहा है। इसी प्रकार ये दोनों भी बहुभुज हो गए। अब आता है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज बहुभुज का ही एक टाइप है। इसकी जो डेफिनेशन हमारी बुक में दे रखी है वो कुछ इस तरीके से, पहले वो डेफिनेशन लिखता है फिर मैं आपको समझाती हूँ कि उसका मतलब क्या है। बहुभुज के अभियंतर में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड बहुभुज के अभ्यंतर में ही हो। बहुभुज के अभ्यंतर में ही स्थित हो। बहुभुज के अभ्यंतर में मतलब बहुभुज के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, बहुभुज के अंदर कोई दो बिंदु हैं और उनको मिलाने वाला रेखाखंड बहुभुज के अंदर ही अगर स्थित है तो वो उत्तल बहुभुज कहलाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, ये एक बहुभुज का एग्जाम्पल है। इसका ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों अंदर के बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड इसी के अंदर स्थित हो। अगर हम इनकी दूसरी डेफिनेशन दे तो ये कुछ इस तरीके से सिंपल वे में समझने के लिए कि ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण खींचने पर विकर्ण उसके अंदर ही स्थित हो वो उत्तल बहुभुज कहलाएगा। मतलब कोई भी विकर्ण बहुभुज के बाहर नहीं जाना चाहिए, वो उत्तल बहुभुज का एग्जाम्पल होगा। अब चलते हैं हम हमारे अगले बहुभुज की तरफ। अवतल बहुभुज, इसको हम दूसरे पेज में समझते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इसको। अवतल बहुभुज स्टार्ट करेंगे इसको। अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज क्या होता है? जैसे हमने उसकी अवतल बहुभुज की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसी के अंदर उसका विकर्ण उसी के अंदर स्थित हो, तो इसको हम इसकी दूसरी डेफिनेशन से पढ़ते हैं कि बहुभुज जिसका कोई एक विकर्ण बहुभुज के बहिर्भाग में स्थित हो। मतलब बहुभुज का कोई भी एक विकर्ण, एक सेकेंड, बहुभुज का कोई भी एक विकर्ण बहुभुज के बहिर्भाग ये गलत आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
बहिर्भाग में स्थित हो अवतल बहुभुज कहलाता है। अवतल बहुभुज कहलाता है। मतलब उत्तल बहुभुज की डेफिनेशन क्या थी कि उसके सभी विकर्ण उसी के अंदर, बहुभुज के अंदर होना चाहिए। इसमें कम से कम एक विकर्ण ऐसा होना चाहिए जो उसके बाहर भाग में स्थित हो। जैसे इसको हम इस तरीके से इसका एक वो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये एक रेखाखंड है, ये भी एक रेखाखंड है। ये रेखाखंड इधर मिल रहा है और ये वाला रेखाखंड इधर मिल रहा है, तो ये भी हो गया ना बहुभुज, क्योंकि इसमें बहुत सारी भुजाएं 1 2 3 4, तो ये भी एक बहुभुज का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन ये एक अवतल बहुभुज का एग्जाम्पल है। कैसे कि जैसे जिसका जो विकर्ण है, विकर्ण होता है हमारे दो विपरीत शीर्षों को मिलाने पर जो खींचा गया रेखाखंड, वो उसका विकर्ण होगा। अब जैसे ये वाला विकर्ण, इसको इससे मिलाएंगे तो ये वाला तो अंदर होगा, लेकिन इसको इससे मिलाएंगे तो ये बाहर की तरफ होगा, क्योंकि अंदर वाला, बहुभुज के अंदर वाला भाग तो यही है, बस सिर्फ ये अंदर अंदर का। लेकिन ये वाला जो विकर्ण है ये बहुभुज के बाहर स्थित है, तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल होगा वो एक अवतल बहुभुज का एग्जाम्पल होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा समबहुभुज और विषम बहुभुज। समबहुभुज और विषम बहुभुज को हम एक साथ समझते हैं। समबहुभुज क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं। समबहुभुज, समबहुभुज इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है। ऐसे बहुभुज जिनमें भुजा व कोण दोनों समान हो। ऐसे बहुभुज जिनमें भुजा व कोण दोनों समान हो, मतलब भुजाओं की माप समान होनी चाहिए और कोणों के माप समान होनी चाहिए। माप से मतलब जैसे मैं आपको जैसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हमारा त्रिभुज लेते हैं, एक तो ये त्रिभुज है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, और एक हमारा ये वाला त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज है, दोनों बहुभुज है, लेकिन एक तो समबाहुभुज है, एक विषम बहुभुज है। कैसे कि समबाहुभुज मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है, मतलब जो इसकी माप होती है वो इसकी होती है, वो इसकी होती है। मान लो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, तीनों 3 सेंटीमीटर की। इसमें सभी कोण बराबर होते हैं, मतलब 60 डिग्री के होते हैं समबाहु त्रिभुज में। तो समबाहु त्रिभुज जो होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, समबाहुभुज का एग्जाम्पल होगा। और ये जो हमारा इसमें कोण भी अलग अलग है, भुजाओं की माप भी अलग अलग है, तो ये एक विषम बहुभुज हो गया। मतलब है दोनों त्रिभुज, लेकिन एक समबाहु त्रिभुज जो हो जाएगा वो समबाहुभुज के अंदर आ जाएगा, और जो सम त्रिभुज है, जो विषम त्रिभुज है, मतलब जिसकी माप अलग अलग है, वो विषम बहुभुज में आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बहुभुज जिनमें भुजा व कोण दोनों समान हो, मतलब भुजाओं की माप भी सेम होनी चाहिए और कोणों की माप भी सेम होनी चाहिए। जैसे अब हमारे पास में एक और 4 भुजाओं वाला एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक हमने ये वर्ग ले लिया हमने। ये वर्ग में क्या होता है, वर्ग की डेफिनेशन आपने सबने पढ़ी होगी पिछली क्लासों में, कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, मतलब सभी भुजाओं का मान सेम होता है। तो और इसमें समकोणिक भी होते हैं। ये समकोणिक मतलब सभी कोणों का माप भी एक ही होता है। अब हमारे पास में आती है आयत। आयत क्या समबहुभुज होगा क्या? आयत समकोणिक तो होता है, मतलब इसके कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन ये जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं होती है। बस ये भुजा इसके बराबर होती है, 4 भुजाएं बराबर नहीं होती। ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है, मतलब इसकी माप इसके बराबर, इसकी माप इसके बराबर, मतलब 2 माप होती है इनमें। जैसे मान लो ये 6 है, ये 6 है, ये 3 और ये 3 है, तो अलग अलग माप हो गई ना, तो ये हो जाएगा हमारा विषम बहुभुज। तो इसके एग्जाम्पल में हम समबाहु त्रिभुज लिख सकते हैं।
समबाहु त्रिभुज, जिसको हम कुछ ऐसे डिनोट करेंगे, या फिर हम वर्ग भी इसमें अंदर आ सकता है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण बराबर होते हैं। तो मतलब ऐसे बहुभुज जिनमें भुजा व कोण दोनों समान हो, या फिर समभुज हो मतलब समान भुजाओं वाले हो, और समकोणिक हो मतलब समकोण। दोनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए कि भुजा भी बराबर होनी चाहिए और कोण भी इनके बराबर होने चाहिए सभी, तो वो समबहुभुज में आता है। अब आता है हमारा विषम बहुभुज। विषम बहुभुज, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, इनमें भुजा व कोण बराबर होना जरूरी नहीं है। तो ऐसे बहुभुज जिनमें भुजा व कोणों का समान होना आवश्यक नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आयत एक बहुभुज है, चार भुजाओं वाला, जिसमें वह समकोणिक तो है लेकिन समभुज नहीं है मतलब इसकी भुजाएं बराबर नहीं है। और जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों एक इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ये एक का मतलब ये इधर एक, ये किधर, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। और इसमें हम समद्विबाहु त्रिभुज भी हम इसमें लिख सकते हैं, मतलब दो भुजाएं समान लेकिन तीसरी भुजा समान नहीं होती है। तो ये हो जाएगा हमारा विषम बहुभुज के एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने हमारे ये सभी टॉपिक कवर कर लिए। सरल वक्र, बंद्र वक्र, रेखाखंड बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, समबाहुभुज और विषम बहुभुज। ये सभी हमारी एक्सरसाइज 3.1 से पहले की जितनी भी थ्योरी थी वो सब हमने कवर कर लिया। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे जो इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो आप सभी इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ध्यान से इनको सभी को समझें, फिर ताकि हम अगले वीडियो में जब एक्सरसाइज 3.1 करें तो हमें कोई परेशानी ना हो। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।